हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण की, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात चल रही है भाई यहां पर। और इस चैप्टर के अंदर हम देख क्या रहे हैं, तो हम इसके अंदर देख रहे हैं कि अगर किसी फ्लूइड को किसी कंटेनर में हमने स्टोर करके रखा है तो वो किस तरीके के प्रभाव हमारे ऊपर डालता है। यानी अगर उसके अंदर मैं किसी भी बिंदु पर जाता हूं तो उस बिंदु पर मेरे ऊपर लगने वाला जो दाब होगा वो किस प्रकार से होगा। क्या वहां गुरुत्व का प्रभाव का कोई असर पड़ेगा, या मैं जितने डेप्थ में उतरते जाऊंगा उतना ज्यादा मेरे ऊपर दाब का मान बदलता रहेगा। इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि तरल पर गुरुत्व का प्रभाव क्या है, मतलब तरल दाब पर बेसिकली जो तरल ने दाब लगाया था हमारे ऊपर, उसके ऊपर गुरुत्व का क्या इंपैक्ट है। ठीक है, इसी चीज को हम समझने वाले हैं इस सेशन में, क्योंकि आपको पता है कि जब बात करी थी हमने पास्कल्स लॉ की, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि गुरुत्व को उसकी उपेक्षा कर दीजिए भाई, गुरुत्व को मत मानिए, है ना। तो यहां पर हम उसको लेकर के आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्यों बोला था, क्या था। इन सभी उलझनों को दूर करते हैं, शुरुआत करते हैं इस सेशन को, क्योंकि यह सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, या फिर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तब तो यह पूरी इंपॉर्टेंट है ही। शुरुआत करते हैं सेशन की, समझते हैं हम तरल दाब पर गुरुत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, तरल दाब पे जब गुरुत्व के प्रभाव की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला फैक्टर तो यह आता है कि तरल दाब की बात कर ले, है ना। जब हम तरल दाब की बात करना चाहते हैं तो ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए एक कंटेनर है हमारे पास, इसके अंदर में हमने दो पॉइंट्स मार्क किए, एक पॉइंट है मेरा P और एक पॉइंट है मेरा Q। ये दो पॉइंट्स हमने इस तरल के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर मार्क किए हैं। दिस इज P एंड दिस इज Q। इन दोनों पॉइंट्स पे हमें क्या करना है, दाब की गणना करनी है ना, दाब कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा मैं पास्कल्स लॉ याद दिलाऊं आपको। तो पास्कल्स लॉ में हम लोगों ने कुछ ऐसा समझा था, हमने पास्कल के नियम में क्या समझा था भाई, हमने पास्कल के नियम में समझा, जरा देखिए, मैं कहता हूं कि भाई पास्कल ने हमें ऐसा कुछ समझाया। ये पास्कल का नियम क्या कहते हैं, इनका कहना था कि अगर आपने पास्कल का नियम, इन्होंने कहा कि अगर आपने एक कंटेनर लिया है, ये ले लेते हैं, इसके अंदर हम भर देते हैं एक लिक्विड, एक कंटेनर में हमने भरा हुआ है लिक्विड। ठीक है भैया, ये हमने इस कंटेनर के अंदर में भर दिया है एक लिक्विड। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब देखिए, अब इसके अंदर में हमने पूरी भर देते भाई, खाली क्यों छोड़ना, है ना। ये भर दिया। ऊपर का हिस्सा अगर हम चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, ऊपर के हिस्से से हमें कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि ये फ्लूइड हम लिक्विड ले रहे हैं। लिक्विड में क्या होता है भाई कि उसका अपर सरफेस फ्री रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब इसका अपर सरफेस फ्री है तो इसके अंदर में हमने दो पॉइंट कंसीडर किए। सपोज एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया यहां पर, वही मैं कह देता हूं P, और एक यहां पर पॉइंट कंसीडर किया, मैं इसको नेम कर देता हूं Q। एक P और एक Q हमने कंसीडर कर लिया। तो हमने ये माना था कि एक काल्पनिक बेलन मान लीजिए, यहां पे काल्पनिक बेलन का मतलब आप समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसा कुछ हमें कंसीडर करना है। अब इस काल्पनिक बेलन में मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहां पर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहां पर भी जो है, वो दोनों अगर सेम है, तो पास्कल ने कहा था कि भैया P1 बराबर होगा P2 के, मतलब यहां पर जो प्रेशर होगा और यहां पर जो प्रेशर होगा, वो दोनों जगहों पर प्रेशर जो है वो सेम होगा। ये कब होगा, जब गुरुत्व की उपेक्षा कर दी जाए, जब गुरुत्वीय त्वरण की उपेक्षा कर दी जाए। उपेक्षा कर दी जाए इसका मतलब समझ गए होंगे कि भैया हमें क्या करना है, हमें यहां पे इसके जो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की वैल्यू है उसको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है ना। लेकिन हमने कहा कि भाई अगर उपेक्षा की जाए तब ना, अगर मैं उपेक्षा ना करूं तब तो इस P1 की और इस P2 की वैल्यूज अलग अलग होंगी, है ना।
और ये पूरा कार्यक्रम के लिए एक और पॉइंट हमने कहा था कि द्रव जो है संतुलन की अवस्था में होना चाहिए, द्रव संतुलित अवस्था में होना चाहिए। अब ये अगर संतुलित अवस्था में है, गुरुत्वीय त्वरण की उपेक्षा की है बेसिकली, तब जाकर के P1 इक्वल्स टू P2 यानी पास्कल्स लॉ वैलिड है। लेकिन मैं कहता हूं कि भैया ऐसी कंडीशन नहीं है मेरे पास। मैं तो ऐसा कह रहा हूं कि मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें 2 पॉइंट्स बाकी, एक P और एक Q। P और Q के बीच में अगर मैं हाइट डिफरेंस की बात करूं तो h हाइट का डिफरेंस है, यानी ये जो P है ये जो खुला सतह है उसके बहुत ज्यादा करीब है, और जो ये Q है वो डेप्थ में नीचे उतरने के बाद मिल रही है ना। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर इतना सारा लिक्विड प्रेशर लगा रहा होगा, इस पर तो सिर्फ इतना सा ही लिक्विड प्रेशर लगा रहा है। भाई ज्यादा गहराई में अगर आप जाएंगे तो लिक्विड का जो प्रेशर है, फ्लूइड का जो दाब है वो बढ़ेगा, जब ऊपर रहेंगे तो फ्लूइड का दाब जो होगा वो कम होगा। कैसे, आइए जरा हम इसको प्रूव करते हैं तब समझते हैं। तो मैं कहते हैं मान लो एक पात्र D घनत्व वाला कोई द्रव भरा है, ये जो द्रव इसके अंदर में भरा हुआ है ये द्रव का घनत्व D है। हम लोग पहले ही एक डिस्क्लेमर आपको बता चुके हैं भाई। क्या डिस्क्लेमर था? पढ़ फ्लूइड के बारे में रहे, लेकिन चलेगा सब कुछ लिक्विड के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो द्रव भरा हुआ है, इस द्रव के अंदर h ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर बेलन की कल्पना कर लीजिए। मान लीजिए कि इसके अंदर में h हाइट का ये एक बेलन है ना, ये एक h हाइट का बेलन है जिसके जो कोएक्सियल होगा, मतलब ये दोनों के सेंटर एक ही एक्सिस पर होने वाले हैं। मान लीजिए बेलन के ऊपरी फलक पर एक बिंदु P तथा निचले फलक पर एक बिंदु Q है जो अभी हमने मार्क किया। मान लीजिए बेलन के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो A है। अच्छा, ये बेलन है मतलब ये भी A होगा तो ये भी A होगा। दोनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होने वाला है वो कैसा रहेगा? A ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। इस कंडीशन में चलिए हम देखते हैं और क्या कह सकते हैं। तो चलिए आते हैं। अब मैं कहता हूं कि भैया ये जो हमारा बेलन था, जो घनत्व हमने वहां पे कंसीडर किया था, जिस लिक्विड के अंदर उसको डुबोया है, उसके लिए कहूं तो इसके अंदर काल्पनिक बेलन का भार कितना होगा? तो भार आपको जैसा कि पता होता है क्या भाई, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, और द्रव्यमान क्या होता है? तो आयतन इंटू घनत्व। तो यहां पर मैंने रख दिया द्रव्यमान की जगह आयतन इंटू घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण। अब आयतन की भी बात करेंगे तो यह होता है क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इसको और रख दीजिए तो क्या मिल गया भाई, आयतन की जगह AH, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, घनत्व मतलब ये D, गुरुत्वीय त्वरण मतलब G। मतलब यहां पर बेलन का जो भार है, जो वेट है, वो कितना आ गया? AHDG, ठीक है। और मैं एक बात और बताते चलूं, ये घनत्व समटाइम्स आपको कई सारी बुक्स में रो के फॉर्म में दिख जाएगी, ऐसा लिखा हुआ दिख जाएगा घनत्व, तो घबराएंगे नहीं, ठीक है। जनरली इसको रो को है ना हम उसके केस में यूज करते हैं, सॉलिड्स के केस में। कोई सी सॉलिड के घनत्व को अगर लिखना होता है तो हम रो से इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको यहां पर D लिखते चल रहा हूं, और कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। चलिए, AHDG जो हमारा है ये बेलन का भार है। अच्छा, अगर ये भार है तो भैया एक बात समझिए कि दोनों ही जगहों पर जहां पर हमने कंसिडर किया था इसको, ये देखिए ना, ये हमने यहां पर जो इसको कंसिडर किया हुआ है, यहां पर ये हमारा Q पॉइंट, ये हमारा P पॉइंट, और ये हमारे फ्लूइड को है ना, इसको एक फ्लूइड के अंदर में डाला हुआ है। ये ऐसा ही था भैया कार्यक्रम, ठीक है ना, इसके अंदर में डला हुआ है। तो भाई सीधे सिंपली समझ में आ रहा है कि दोनों ही जगहों पर अगर मैं बल की गणना करना चाहूं, है ना, मैं P पर और Q पर बल की गणना करना चाहूं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो भैया कह सकते हैं ना कि यह भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा, तथा यदि बिंदु P तथा Q पर क्रमशः P1 और P2 प्रेशर है, दाब जो है P1 और P2 है, तो उसके ऊपर के फलक पर नीचे की ओर लगने वाला बल दाब इंटू क्षेत्रफल होगा।
मतलब पहले वाले पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, P1 इंटू ए, बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल। तो दाब कितना है, P1 है, क्षेत्रफल कितना है, ए है, तो F1 क्या हो गया, P1 है, F2 क्या हो जाएगा, P2 है। ठीक है, या नीचे फलक पर ऊपर की ओर लगने वाला बल होगा कितना भाई, F2 जो होगा वो होगा P2A, किंतु द्रव अगर संतुलन की अवस्था में है अतः बेलन पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा। संतुलन की अवस्था में बेलन पे लगने वाला जो परिणामी बल होता है वो भैया 0 होता है। ये हम लोग पहले से डिस्कस करके आ रहे हैं, अभी जस्ट मैंने आपको यहां पर भी डिस्कस किया कि भैया ये संतुलित अवस्था में, ये संतुलित अवस्था में होता है, मतलब द्रव के अंदर सभी बिंदुओं पर, द्रव के अंदर सभी बिंदुओं पर बल समान होता है। ठीक है, क्या होता है, सभी बिंदुओं पर बल समान होता है। अगर ये सभी बिंदुओं पर बल समान है तो सीधे सिंपली आपको समझ में आ गया है कि भैया ये F1 P1A और F2 जो है P2 टाइम्स ऑफ A, ये दोनों ही कैसे होने वाले, सेम होने वाले। तो मैं कहता हूं कि जब सेम होंगे तो एक बात समझिए ना, ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाले कुल बल कितने हैं। तो एक तो आपको दिख रहा है कि ये जो लिक्विड, ये पूरे बेलन का जो भार हमने निकाला वो, और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, मतलब एक तो ये पूरे बेलन की वजह से जो भार निकल के आ रही है ना, वो नीचे की तरफ काम करेगी। मैं साइड में बना लेता हूं, ये जो भार है, जो वेट है, ये नीचे की तरफ काम करेगी। ये जो F1 है वो भी नीचे की तरफ काम करेगा, और इस पर जो ऊपर की तरफ काम करेगी वो कौन है भैया, तो ये है F2 जो ऊपर की तरफ काम करेगी। अगर मैं इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखिए ना, इस बेलन को मैं अलग से यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, इस बेलन में क्या क्या चीजें हो रही है। तो एक नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है F2, ऊपर से एक नीचे की तरफ लग रहा है F1, और यहां पर एक वेट है जो नीचे की तरफ लग रही है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, इक्वेशन यही होगा ना, F1, मैं ऊपर लिखता हूं, F1 प्लस इसका वेट माइनस F2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि नेट फोर्स कितना होने वाला है, 0। ये कुछ भी हो जाए, ये सबका जो नेट होगा, F नेट जो होगा वो 0 होगा। कारण क्या है भाई, क्योंकि संतुलित अवस्था में इसके अंदर, फ्लूइड के अंदर टोटल फोर्स, नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। तो ये F नेट 0 हो गया, तो मतलब क्या बन गया, F1 प्लस वेट की जगह पे AHDG माइनस F2 इज इक्वल्स टू 0। अब फोर्स कितना था भाई, तो प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर कितना, P1 है, दूसरा P2 है, और ये AHDG तो बराबर ही चलेगा, इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या समझ में आया, तो ये देख लीजिए, इस A से इस A को काट दूं तो P2 माइनस P1 इक्वल्स टू HDG, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू HDG। ये रिलेशनशिप हमें निकल के आया कि भैया जब आप बात कर रहे हैं गुरुत्व की, है ना, तरल दाब पर गुरुत्व, किसकी बात करें भाई, तरल दाब पर हम गुरुत्व की बात कर रहे हैं। तो यहां पर लिख भी लेते हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं तरल दाब पर गुरुत्व की। अब सवाल इतनी सी है बस कि भैया ये देखिए जरा, हमारे पास में जो निकल करके आया फाइनल रिजल्ट, इसको ध्यान में रखेंगे, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू HDG, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू HDG। अब कुछ केसेस देखते हैं, स्पेशल केस नंबर फर्स्ट। मैं कहता हूं कि यदि P तथा Q, ये जो दोनों पॉइंट्स थे ना, P और Q, P तथा Q एक ही तल में हूं, एक ही समतल में, या तल कह लीजिए, एक ही तल में हूं। एक ही तल में होने का क्या तात्पर्य है, तो ये वही बात है, ये हमारा ऐसा वर्टिकल कंटेनर था, इसके अंदर में हमने क्या भरा है भैया, इसके अंदर में हम लोगों ने भरा हुआ है फ्लूइड। चलो भैया ऐसा कुछ इसके अंदर में फ्लूइड हमने भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर में हमारा ये भर गया भैया लो फ्लूइड। अब इसके अंदर में हमने एक सिलेंडर डुबाई है, हमने इसके अंदर में क्या करा भैया, एक सिलेंडर डुबाया हुआ है, ठीक है। चलिए,
तो फटाफट से एक सिलेंडर डुबा दिया जाए। ये इसके अंदर में एक सिलेंडर डूबा हुआ है, यहां पे हमारा Q पॉइंट था, यहां पर हमारा P पॉइंट था। अब मैं कहता हूं कि ये जो सिलेंडर ऐसा डूबा हुआ है, इसको ऐसा मत डुबाइए, इस सिलेंडर को ऐसा डुबाइए कि P और Q एक ही लाइन में हो। तो इस सिलेंडर को घुमा करके अब मैं रखता हूं ऐसे, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहां से ये जो डेप्थ है और यहां से ये जो डेप्थ मुझे मिलने वाला है, ये दोनों ही डेप्थ जो रहने वाले हैं वो कैसे रहेंगे भैया, सेम रहेंगे। अगर दोनों ही जगहों से ये डेप्थ सेम रह रहा है, यानी ये P पॉइंट और Q पॉइंट एक ही तल में है। क्या है, एक ही तल में। अगर ये दोनों एक ही तल में हो जाते हैं तो क्या होने वाला भाई, तो आप कहेंगे कि भैया जब ये दोनों एक ही तल में हो जाएंगे तब इनके हाइट में कोई डिफरेंसेस बचेगी नहीं। क्या होगा, हाइट में कोई डिफरेंसेस बचेगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं इसको कि यदि दोनों बिंदु P और Q एक ही क्षैतिज रेखा पर हों तो इस स्थिति में क्या होगा, H इक्वल्स टू 0। क्या होने वाला है, एक ही तल में है, अर्थात मुझे क्या मिलेगा, H इक्वल्स टू 0। हाइट डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं है। वहां P और Q के बीच में हाइट डिफरेंस था, यहां नहीं है। जब हाइट डिफरेंस नहीं है मतलब क्या कह सकते हैं, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए, इस H को 0 पुट करूंगा तो ये मिलेगा, अर्थात क्या मिल गया, P2 इज इक्वल्स टू P1। यानी जो पास्कल्स लॉ था उसके लिए अगर मैं गुरुत्व की उपेक्षा नहीं भी करूं और मेरे दोनों पॉइंट्स को कंसीडर कर लो एक ही क्षैतिज तल में, तो मेरा प्रेशर 1 प्रेशर 2 के बराबर हो जाएगा। मतलब इन दोनों ही जगहों पे काम करने वाला जो प्रेशर होगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने क्या किया, एक ही तल में कंसीडर कर लिया तब भी ये हमारा पॉइंट वैलिड है। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी। अच्छा, अगर ये इतनी सी बात हो गई है तो एक काम करता हूं, मैं एक और केस बनाता हूं यहीं पर। अगर यहां पर मैंने P2 इक्वल्स टू P1 कर लिया, कब भाई, जब एक ही क्षैतिज में हो। दूसरे केस में मैं कहता हूं कि भाई यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दी जाए तो इस स्थिति में G की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आपने जो उन्होंने कहा था, कैसे भैया, पास्कल लॉ ने, मैं कहता हूं यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दी जाए, यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दी जाए, गुरुत्व की अगर आपने उपेक्षा कर दी, अर्थात आपने कह दिया कि भैया ये G को अब वैलिडेट मत करो, G को 0 कर दो। G को 0 करने का मतलब क्या भैया, तो आप कहोगे P2 माइनस P1 इक्वल्स टू अगेन 0, मतलब P2 इक्वल्स टू P1, यानी प्रेशर हर जगह कैसा होगा, सेम होगा। यानी दो बातें, एक तो ये कि क्षैतिज तल में हर एक बिंदु पर जो दाब होता है वो सेम रहता है, और अगर गुरुत्व की उपेक्षा कर दीजिए, गुरुत्व ना हो, तो इस पूरे फ्लूइड में हर जगह पर जो दाब होगा वो सेम होगा। ठीक है, आइए जरा हम इसके लिए स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रकार द्रव के अंदर क्षैतिज रेखा पर स्थित समस्त बिंदुओं पर दाब जो होता है वो एक समान होता है, हर जगह पर दाब एक समान होगा। और दूसरे केस में हमें एक बात समझ में आ रही है कि भैया P2 इक्वल्स टू P1 कब हो जाएगा, जब आपने G को कर दिया है नगण्य, G को मान लिया है 0। क्लियर होगी बात। तो पॉइंट क्या देखा, फाइनली जो हमें स्टेटमेंट्स मिले वो स्टेटमेंट ये रहा कि इस प्रकार गुरुत्व की अनुपस्थिति में एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित समान बिंदुओं पर, समस्त बिंदुओं पर दाब एक समान होता है। क्या क्या समझ गए। अगर मैं यहां क्षैतिज में बोलूं तो क्षैतिज में हर एक बिंदु पर, अगर इसके हर एक पॉइंट पे जाएंगे तो दाब एक समान होगा। अगर मान लीजिए मैं इसको P1 दाब कहता हूं, अगर इस जगह पे चल करके जाएंगे तो इसका दाब P2 हो जाएगा, अगर यहां पे दाब देखेंगे तो यहां पर इसका दाब P3 हो जाएगा। ये P1 P2 P3 अलग अलग है, लेकिन यहां पे ये पूरे लाइन पे P1 है, इस पूरे लाइन पे जो दिखेगा वो P2 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 है। और अगर यही वर्टिकल में बात कर रहे हैं, किसमें, अगर मैंने ऐसे ही फ्लूइड के अंदर में ये वर्टिकली रखा हुआ था, ये सिलेंडर को कंसीडर कर लिया मैंने कैसा, वर्टिकल, इसके अंदर भी पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर भी पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। इस केस में भी मैं आपसे कहूंगा, तो आपको क्या कह रहा हूं कि अगर इसमें
इस केस में आपको क्या करना है, तो इस केस में आपको यह कहना है कि अगर G 0 हो गया, अगर G 0 हो गया तो इस पूरे वर्टिकल लाइन में कहीं पर भी चले जाएं, इस पूरे वर्टिकल लाइन में यहां पर हो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी, यहां पर, इन सभी जगहों पर जो प्रेशर का मान होगा वो सेम होगा। G 0 होगा तो वर्टिकल लाइन में प्रेशर हर जगह 0, H 0 होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर हर जगह पे सेम। G 0 है तो वर्टिकल लाइन में प्रेशर हर पॉइंट पे सेम, अगर H 0 है तो हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर हर जगह पे सेम होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलिए इसके आधार पर जो पास्कल्स लॉ था उसकी बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा, क्या कहा था कि यदि गुरुत्व की उपेक्षा ना करें तो द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित समस्त बिंदुओं पर दाब एक समान होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, एक समान होता है, ठीक है, किंतु विभिन्न ऊंचाइयों पर स्थित बिंदुओं में दाबांतर होता है। अगर आपने हाइट में चेंजेस करे तो आपको दबांतर मिलेगा। ये देखिए यहां पर P1, यहां पर P2, यहां पर P3, क्षैतिज में सभी जगह पे सेम थे, हॉरिजॉन्टली अगर आप चल रहे हैं तो सेम है, वर्टिकली नहीं सेम है भाई। अगर ऊर्ध्वाधर में आप बढ़ते हैं तो वहां पर सेम नहीं है, वहां चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके विपरीत यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दें तो द्रव के अंदर समस्त बिंदुओं पर दाब एक समान होता है। यह बात तो हुई, लेकिन अगर गुरुत्व की उपेक्षा कर देंगे तो हर एक बिंदु पर, कहां गया ये रहा, ये वर्टिकली हर बिंदु पर, अच्छा वर्टिकली नहीं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं पर भी, ये पूरे पूरे फ्लूइड के अंदर कहीं पर भी जाएंगे दाब का मान आपको कैसा मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। जब गुरुत्व को आपने किया है क्या, नेग्लेक्ट। लेकिन आपको ही पता है गुरुत्व को नेग्लेक्ट तो कर नहीं सकते ना, गुरुत्वीय त्वरण को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो भैया एक ही चीज बचती है कि सेम हाइट पर रहिए, प्रेशर सेम मिलेगा, हाइट चेंज कीजिए प्रेशर बदल जाएगा। लेकिन सेम हाइट अगर है, मतलब क्षैतिजता, आप कितनी भी दूरी पर चलते रहेंगे सब जगह पर प्रेशर सेम होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अब थोड़ी सी डिस्कशन और आगे बढ़ाई जाए। और अब मैं कहता हूं जरा आपसे कि यदि पात्र का ऊपरी फलक खुला है तब क्या होगा। अगर ये बंद कंटेनर में था तब अलग की बात है, जब उस कंटेनर का ऊपरी फलक खुला हुआ है तो थोड़ी बहुत और चेंजेस मिलने वाले। देखिए पूरा बंद कंटेनर था, है ना, अब ऐसा जैसे ये खुला कंटेनर है, या फिर अपन यहां पे और आते हैं, ये देखिए जैसे ये खुला कंटेनर होगा तो खुले कंटेनर में तो इसके सतह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लगना शुरू हो जाएगा ना। खुले सतह में यहां पे क्या लगेगा, तो यहां पर वायुमंडलीय दाब भी शुरू हो जाएगा। और जब खुले सतह पर वायुमंडलीय दाब आएगा तो जो P प्रेशर था इनिशियली, है ना, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो भैया प्रेशर तो हमारे पास में जो था वो HDG था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऐड हो गया। तो मैं कहता हूं जरा देखिए, यदि पात्र के ऊपरी फलक खुला है तो द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर वायुमंडलीय दाब PA कार्य करेगा, अतः द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से H गहराई पर कुल दाब। अब H गहराई पर अगर कुल दाब की बात करेंगे स्वतंत्र पृष्ठ से, ये ठीक है, इसमें फिर से फ्लूइड भरी जाए, या फ्लूइड बाहर हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। एक और बॉक्स बना के देख लेते हैं, शायद इसके अंदर आ जाए। ये देखिए अभी तो ठीक है ना मामला। चलो अब क्या कह रहे हैं कि ये अगर स्वतंत्र पृष्ठ पे सिर्फ और सिर्फ आप नजर डालिए, सिर्फ स्वतंत्र पृष्ठ पे, मतलब ये फ्री वाला जो है, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ऐसा भी क्यों बनाऊं, मैं तो सीधे सीधे ही बनाऊं बिल्कुल, क्योंकि काम तो बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ काम करोगे। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इससे H हाइट नीचे आइए, इस पॉइंट से H हाइट नीचे आइए। मैं यहां पे आ जाता हूं, यहां पे एक पॉइंट P मार्क कर रहा हूं, और ये टोटल हाइट जो है यहां से यहां तक की इसकी H हाइट कह रहा हूं। तो इस P पॉइंट पे आपको PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां पर जो प्रेशर मिलता है मुझे HDG, ये मेरे को भी मिलेगा, है ना। HDG क्या होता है भाई, ये फ्लूइड प्रेशर है, HDG फ्लूइड प्रेशर अभी भी निकाला हम लोगों ने। तो HDG फ्लूइड प्रेशर हो गया, तो प्रेशर टोटल कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये,
ये भी नीचे की तरफ काम कर रहा है और ये भी HDG भी किधर की तरफ काम कर रहा है, नीचे। तो मतलब टोटल प्रेशर जो होगा वो PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HDG, मतलब ये क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब, ये वायुमंडलीय दाब प्लस ये फ्लूइड का प्रेशर है ना, तरल दाब प्लस तरल दाब, इन दोनों के समीशन के बराबर होगा ये भी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। तो इस प्रकार द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से किसी गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर दाब वायुमंडलीय दाब और उसके ऊपर स्थित द्रव के स्तंभ के कारण दाब के योगफल के बराबर होता है। द्रव स्तंभ का मतलब आपको कब से सिखा रहा हूं मैं, क्या बात भाई, तो यहां पर एक काल्पनिक सिलेंडर मान लीजिए ना, ये जितना उसके ऊपर वर्टिकली जितना द्रव भरा है उससे ही लेना देना है, ये साइड में द्रव भरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, मतलब अगर ऐसे उथली हुई सतह होगी ऐसे, इसमें पूरा पानी भरा हुआ हो, इसमें पूरा पानी भरा हुआ, तो भैया इन दोनों जगहों पे अलग अलग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर खड़े होंगे तो आपके ऊपर वर्टिकल हाइट इतनी है, अगर यहां पर खड़े होंगे तो यहां पर हाइट ज्यादा हो गई, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा मिलेगा, यहां पर प्रेशर कम मिलेगा। ठीक है ना, चलिए सेम फ्लूइड भरे होने के बाद भी अब यहां पर क्या बातें समझ में आ रही है भाई, कि अगर मैंने इस पूरे जार को समुद्र के स्तर से ऊपर ले जाना शुरू करूंगा तो वायुमंडलीय दाब घटना शुरू होगा और टोटल प्रेशर इस पी पॉइंट पे कम होगा, और जैसे जैसे मैं सी लेवल से नीचे की तरफ जाऊंगा, है ना, हमारे समुद्र स्तर की जो जितनी जो सतह है समुद्र की, उसको ही हम मीन लेवल कहते हैं। ठीक है ना, MSL आपने सुना है, अगर हाइट मेजर करनी होती है तो MSL से ही मेजर करते हैं भाई, उससे ऊपर या उससे नीचे। ठीक है ना, मीन सी लेवल से ऊपर या मीन सी लेवल से नीचे। अगर मैं मीन सी लेवल से नीचे जाऊंगा तो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। भाई मेरे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे खड़ा हूं, जरा देखिए, मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर चर्चा कर रहा हूं तो बहुत ही आसान शब्दों में देखिए, मैं कहता हूं ये हमारी पृथ्वी और ये इसके बाहर वायुमंडल, ये इसका बाहर का वायुमंडल। अब यहां पर कोई खड़ा है, इस बिंदु पर कोई खड़ा है, तो इसके ऊपर वर्टिकली ये जितना एयर इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, जितना प्रेशर लगा रहा होगा, ये पूरा वायु है ना, इसके सर के ऊपर भी यह फोर्स लग रहा है ना, जो ये बल लग रहा है उसके कारण यहां पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो यहां पर दाब बन रहा है, इसी को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। और ये वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे आप हाइट पे ऊपर बढ़ते जाएंगे कम होती जाएगी, और जैसे जैसे आप डेप्थ में नीचे जाते जाएंगे बढ़ती जाएगी। समुद्र की गहराई में जाएंगे बढ़ती चली जाएगी, समुद्र से ऊपर की तरफ जाएंगे घटती चली जाएगी। तो आपको क्या फील आ रहा है कि यहां पर जो कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, इस कंटेनर को, खुले जार को, इसको लेकर के मैं जैसे जैसे नीचे की तरफ जाऊंगा मेरे ऊपर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, है ना, और जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा अल्टीमेटली टोटल प्रेशर मेरे ऊपर जो वर्क कर रहा है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इस प्रकार द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से किसी गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर दाब का वायुमंडलीय दाब और उसके ऊपर स्थित द्रव स्तंभ के कारण दाब के योगफल के बराबर होता है। मतलब टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस फ्लूइड प्रेशर, है ना। ये जो है कुल दाब जो है वायुमंडलीय दाब और हमारा जो तरल दाब है उन दोनों के समीशन के बराबर है। चलिए तो अब थोड़ी सी और आगे की तरफ बात करते हैं, मतलब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, तो एक बार उनको हम जरा कोरिलेट कर लेते हैं। तो पहला फैक्टर देखिए भाई, पहला फैक्टर कह रहे हैं कि P इक्वल्स टू अभी जो हम लोगों ने निकाला PA प्लस HDG तभी सत्य होगा जबकि द्रव असंपीड्य है। यह तभी पॉसिबल है जब द्रव असंपीड्य है। और जो हमने आइडियल फ्लूइड की बात करी थी वो असंपीड्य होता है, लेकिन हमने आइडियल तरल की जो बात करी थी उसके लिए भी हमने कहा था कि असंपीड्य होता है, मतलब इसमें संपीड़न नहीं होगा। संपीड़न का मतलब क्या था, तो देखिए ना, मैं फिर से वही फ्लूइड लेता हूं। अच्छा एक काम करते हैं, आई थिंक अभी तो बना ही रखा है मेरे पास, ठीक, उसको हटा दिया जाए, ये अभी हमारे काम का है, ठीक है। मैं अभी इसके अंदर में क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये जो प्रेशर लग रहा है ना, ये जो आपका ऊपर से प्रेशर लग रहा है,
अगर ये संपीड़ित होने वाला फ्लूइड हुआ, संपीड़ित होना मतलब जिसके आयतन में चेंज आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको आयतन में संपीड़न के लिए हमने बात करी थी कि भैया आप है ना हवा भरने का पंप देख लो। जब आप हवा भरते हो तो ये खुला पंप आपका इतना बड़ा सा, ये इतना बड़ा सा ये आपका खुला पंप होता है, यहां पर वॉशर होती है इसकी, और ये ऊपर यहां हैंडल लगा हुआ होता है। इतना सारा जो वायु यहां पर भरा हुआ है, इतने दूर में जो वायु भरा है, आप जब इसको नीचे की तरफ दबाना शुरू करते हो, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आता है, मतलब अगली स्थिति में ये यहां से चल करके यहां आ गया, तो इतने सारे गैस को वो उठा करके इतने कम क्षेत्र में भर देता है। तो मतलब ये गैस कैसी होगी? संपीड़ित हो गई ना, इसके आयतन में बदलाव आ गया ना, ठीक है, संपीड़ित होगी, कंप्रेस हो गई ये गैस। फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होना चाहिए भाई, ये लिक्विड इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या होगा? जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ये दाब बढ़ करके, ये द्रव का स्तर देखिए, द्रव का स्तर यहां पर था ना, ये द्रव का स्तर यहां पे था। अगर आपने प्रेशर लगाया और ये द्रव का स्तर क्या हुआ, वहां से उठ करके यहां गया, ये पूरी लिक्विड का जो लेवल है वो उठ करके यहां आ गया। मतलब ये यहां से दाब बढ़ाने पर यहां आ गया, अर्थात ये क्या हो गया? ये कंप्रेस हो गया ना, कंप्रेस हो गया। मतलब ये जो हाइट थी जिसके ऊपर इतनी देर से हम खेल रहे थे, ये वाली हाइट तो खत्म ही हो गई। ये देखिए, इसको हटा दीजिए आप, ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट तो अब खत्म हो गई। अगर ये वाली हाइट आपकी खत्म हो चुकी है, इसका क्या मतलब समझूं मैं? तो मैं समझता हूं कि भैया आपने इस H के अंदर बदलाव ला दिया, ये H बदलाव में आ गया, H में बदलाव हो गया। H में अगर बदलाव हो गया तो ऑब्वियसली ये जो HDG जो वैल्यू है ये तो बदल गई, ये बदल गई, तो भैया ये चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। मतलब एक बात ध्यान रखेंगे कि ये P इक्वल्स टू PA प्लस HDG तभी सत्य होगा जब ये असंपीड़ित हो। ये जो अभी लिक्विड मैंने बना दी, ये कैसा? संपीड़ित हो गई, कंप्रेस हो गई, लेकिन हमें इनकंप्रेसिबल चाहिए, जो कंप्रेस ना हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। वास्तविक दाब और वायुमंडलीय दाब के अंतर को गेज दाब कहते हैं। इसको याद रखिएगा भैया, ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, हालांकि छोटी क्लासेस में भी ये देखने को मिला है। गेज किसको कहते हैं भाई? वास्तविक दाब और वायुमंडलीय दाब का जो डिफरेंस होता है, गेज जो है वास्तविक दाब और वायुमंडलीय दाब का जो डिफरेंस होता है उसको गेज कहते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है ना, इस पॉइंट पे जैसे ही आए आपको एक प्रेशर मिल रहा है, एक दाब मिल रहा है, तो समटाइम्स ऐसा समझते हैं हम कि जो ये फ्लूइड ने दाब लगाया है वही दाब है ये, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर खुली तली है तो ये फ्लूइड का और फिर हमारे वायुमंडलीय दाब दोनों का ही मिक्सचर है, मतलब दोनों का समिशन। अगर मैं इस कुल में से, इस टोटल में से वायुमंडलीय दाब को हटा देता हूं तो सिर्फ और सिर्फ ये HDG मिलेगा। क्या मिलेगा? ये हमारा HDG मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये होता है HDG के बराबर। जो HDG है यही हमारा गेज दाब है, और यूनिट सबके पास्कल होती है, तो घबराना नहीं है ना, क्योंकि सेम यूनिट में ही तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं ना भाई। तो यूनिट सबकी जो चल रही है वो क्या चल रही है? वो पास्कल ही चल रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दाब मापांक युक्तियां गेज दाब का मापन करती हैं। अगर कोई भी दाब मापांक युक्ति अगर आप यूज कर रहे हैं, जो प्रेशर सेंसिटिव, जो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कह लूं मैं, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं वो सभी प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहां पर प्रेशर को मेजर करते समय हमेशा गेज की दाब की, मतलब गेज दाब की मेजरमेंट करिए। गेज दाब मेजरमेंट का मतलब क्या समझ रहे हैं? जैसे आप अगर प्रेशर सेंसिटिव मटेरियल कुछ नहीं देखा आपने, तो मैं चलिए एक छोटी सी बात करता हूं। मैं कहता हूं हमारा थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर में आपने क्या देखा है भाई? तो थर्मोमीटर में आपने देखा वो पूरी तरीके से पैक होता है ना, उसका अपर सरफेस भी कैसा होता है? पैक होता है। तो ये देखिए ना, मैं वॉल्यूम एक्सपांसन को समझा दूंगा तो आपको शायद ये वाली बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए, एक ऐसा ही रिटार्ट है वो, ये यहां से ऐसा कुछ है ना, ऐसा ऐसा पॉइंटर होता है। ठीक है, छोड़िए, मैं इसके ऊपर की बात करता हूं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर में एक पतली सी पाइपलाइनिंग्स और होती है, ऐसी पतली सी, और इसके अंदर आपने भर दिया है भैया मरकरी। इसके अंदर ऐसा मान लीजिए मरकरी भरा हुआ है।
ठीक है, इसके अंदर हमने मरकरी भरा हुआ है, ये हमने भर दिया इसके अंदर में मरकरी। अब ये जो मरकरी भरी हुई है इसके लिए थोड़ी सी बात करूं तो ये जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इसके ऊपर बात करेंगे, देखिए यहां पे जब आप टेम्परेचर देते हैं तो ये क्या होता है भैया, मरकरी के अंदर में एक्सपांशन होता है और ये एक्सपांशन के कारण ये मरकरी ऊपर की तरफ उठने लगती है, यहां तक उठ करके आ गई मरकरी। लेकिन अगर यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करिए तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए, ये ऊपर वाला तो बिल्कुल पैक है ना, ये ऊपर वाला बिल्कुल पैक है ना, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ भी एक्ट कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ऊपर से तो एक कांच का पूरा फ्रेम बना हुआ है ना, उस फ्रेम पर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, इनसाइड किसी भी तरीके का एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। ये जो एक्सपांशन मिलता है वो आपको वो HDG के कारण ही आपका एक्सपांशन देखने को मिलेगा, जो ये प्रेशर जो क्रिएट होगा HDG के कारण एक्सपांशन देखने को मिल रहा है, एडिशनल कुछ नहीं मिल रहा ऊपर से, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं मिलेगा। इसीलिए तो आपको एकदम नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, बहुत ही आप कह सकते हैं ना साइंटिफिकली इन जनरल बात है ना, कि आप जब एक रूम के अंदर में होते हो और आप एक बार गार्डन के अंदर हो, जब रूम के अंदर में हम बहुत देर तक अगर बैठे होते हैं तो हमें थकान कम महसूस होती है, लेकिन हम वही गार्डन में अगर बहुत देर तक बैठे तो मुझे एक हैवीनेस फील होता है। रीजन क्या है, तो एक फैक्टर समझिए, रूम के अंदर जैसे ही बैठे होते हैं तो हमारे सर के ऊपर जो सीलिंग है, जो छत है, सिर्फ वही तक की एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके ऊपर काम कर रही है ना। ये देखिए, ये आप मस्त वाले घर में या बढ़िया वाला घर, ये मस्त वाली चेयर है ना, ये ठीक है, इसके ऊपर अपन विराजमान है, ठीक है, तो भैया ये हो गया अपन विराजमान, दोनों पैर लटका के एकदम बेहतरीन वाला। अब क्या हो रहा है, तो मेरे ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होगा, ये हमारा है भैया छत से बीच की ये जो एयर गैप है यही होगी ना। लेकिन अगर ये छत खुला हो जाए, मतलब ग्राउंड में चले गए, ये खड़े हो गए भैया जाकर के ग्राउंड में, तो यहां से लेकर के कहां तक, तो ये पूरा खुला आसमान है, तो ये मेरे सर के ऊपर तो खूब सारी गैसेस का दाब है, और यहां पर सिर्फ छत तक का, और छत के ऊपर का जो वायुमंडलीय दाब होगा वो यही छत ने आकर के क्या किया, होल्ड कर लिया, तो मुझे इजी फील होगा ना अंदर। तो यही काम तो यहां पर भी मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि ये जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होती है उन सभी के ऊपर केसिंग होती है, मतलब आउटर केसिंग होती है, यानी वो खुला नहीं होता, तो वो गेज को ही मेजर करती है, यानी उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल करते हैं हम जरा। झील के पृष्ठ पर 5 मीटर गहराई पर स्थित तैराक पर कुल दाब की गणना कीजिए। वायुमंडलीय दाब यहां पर गिवन है ना, झील से 5 मीटर की गहराई है, ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहां पर देखिए झील है, मतलब डी की जो वैल्यू लेनी है, जो पानी का घनत्व, जल का घनत्व, वो कितना लेना है भैया, तो ये लेना है 10⁻³ क्यूबिक मीटर, ठीक है। जी जो है ना, गुरुत्वीय त्वरण, इसको ले लेते हैं, चलो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भैया हाइट जो डेप्थ है h, मतलब ऊपरी सतह से गहराई, यह है 5 मीटर। तो देखिए तैराक जब झील के पानी के अंदर होगा तो क्या क्या चीजें काम कर रही होगी, देखिए भैया फिर से बनाते हैं हम थोड़ी सी, ये हमारा झील, लो भैया मस्त वाला झील बना डाला रे बाबा, चलो ये हो गई हमारी झील। इसके अंदर भैया तैराक को तैराया जाए। चलिए ये भैया हमारे जो तैराक महोदय हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल मस्त वाला स्विमिंग सूट पहन करके ये तैरे जा रहे हैं, है ना, ये तैरे जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है इनके ऊपर, जरा थोड़ा सा आराम से देखिए। तो एक तो ये फ्लूइड की सतह से, ऊपरी सतह से ये h डेप्थ में है, तो एक तो ये इनके ऊपर जो प्रेशर काम होगा, एक तो इनके ऊपर प्रेशर का काम जो होगा वो होगा भैया HDG,
और दूसरा, ये फ्लूइड जो है ये किसी बंद कंटेनर में तो झील नहीं होता भाई, खुली होती है, मतलब ये ऊपर से वायुमंडलीय दाब भी काम करेगा, मतलब पीए भी काम करेगा। यानी तैराक के ऊपर कार्य करने वाला कुल दाब है ना, कुल दाब जो होगा वो किसके किसके बराबर होगा, वायुमंडलीय दाब और तरल के दाब के योग के बराबर। ये होगा हमारा वायुमंडलीय दाब प्लस तरल के दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब प्लस वायुमंडलीय दाब प्लस तरल दाब। लो भैया आओ कर लें बात। तो यहां पे कुल दाब की अगर हम बात कर रहे हैं, पी की बात कर रहे हैं, तो भैया ये हो गया हमारा पी ए प्लस तरल दाब मतलब एच डी जी की बात चल रही है। पी ए की इन्होंने बात अपने से कर ली 1.01 इंटू 10 टू द पावर 05, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस एच की बात कीजिए, एच कितना दिया हुआ है भैया 5 मीटर, तो चलिए हाँ 5 मीटर। डी की बात 10 टू द पावर 3 मैंने कह दी भैया, ये होता है जल का घनत्व, और 9.8 त्वरण, तो इंटू 9.8। अब क्या करना भाई, तो उठाएं मल्टीप्लाई करें इसको, तो 1.01 ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 98.5 से, है ना, तो ये 5 से करेंगे तो 8 पंजे 40, 4 और 9 पंजे 45 और 4 49, है ना, तो 49.0 इंटू 10 टू द पावर 3 कितना हो गया, 49.0 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, चलिए अब क्या काम कर लें, तो अब सिंपली इसको ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई 49.0 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 5 दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको तो मेहनत करनी पड़ेगी, आओ कर लेते हैं 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस ये 49 को अगर मैं 0.49 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख दूं तो चलेगा, करना ही पड़ेगा भाई, ये 10 टू द पावर 5 है तो इसको भी 10 टू द पावर 5 के टर्म्स में चेंज करूंगा तब तो ऐड कर पाऊंगा ना। अब कर दो, ऐड हो गया 0.49 इंटू 0.49 प्लस 0.01 तो 50 ही हो गया, मतलब 0.50 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, ये हमारा प्रेशर की वैल्यू आ गई 1.50 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, यहां तक में अब कोई समस्या किसी भी तरीके से कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भाई हमारा काम अब हो चुका है ना, हमें यहां पर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी मिल चुका है, हमने तरल दाब पर गुरुत्व के प्रभाव को भी पढ़ लिया, समझ लिया, सीख लिया। चलिए तो भैया अब क्या करना है, तो अब इस सेशन को करते हैं अब यहीं कहीं पर समाप्त, है ना, हमारा काम हो गया भैया, हमने सीख लिया, समझ लिया, करते हैं सेशन को समाप्त, क्योंकि हमने हमारे जो टॉपिक डिस्कस करने थे कि तरल दाब पर गुरुत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको कर लिया है। तो मैग्नेट ब्रेन्स भाई हमेशा हमेशा से कमिटेड एक हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए, यानी ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ये पूरा कोर्स कंटेंट आता है आपके लिए एनसीईआरटी बेसिस पर, यानी आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सेंट्रल बोर्ड से हो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही जगहों पर एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, यानी ये पूरा कोर्स कंटेंट भी एनसीईआरटी बेस्ड है। साथ ही साथ और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए बुक्स एंड ई बुक्स जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा डिजाइन की गई है आपके लिए भाई, एंड अब वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां कोई सजेशंस, कुछ सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं, एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, कोई नई अनाउंसमेंट आती है, वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।